दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आज आप हमारे साथ फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत को देख सकते हैं जो इससे पहले नहीं देखा हो। पहली बार कैमरे पे इंटरव्यू देने के लिए राजी हुए हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं और बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमें अपना कीमती वक्त थोड़ा सा देने को तैयार हुए हैं। हम बात करने के लिए इस कारण से हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि मनीष शुक्ला आज चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में क्यों हैं? उसका कारण ये है कि आज एडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसकी अगुवाई स्वयं मनीष शुक्ला कर रहे थे। उस ज्ञापन के माध्यम से दरअसल से पूर्व दर्जा मंत्री हाजी सरवर यार खां को लेकर जो उनका एक बयान था जिसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है, उस बयान को लेकर एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया और उसमें उन पर राष्ट्रद्रोह लगाने की मांग की गई। काफ़ी लोग इनके साथ में थे जब ज्ञापन सौंपा जा रहा था और हम इसी बात पर मनीष शुक्ला जी से चर्चा करेंगे कि आखिर बात एक निजी विवाद से शुरू होकर ज्ञापन तक पहुंच गई और राष्ट्रद्रोह तक पहुंच गई और आज आपने ज्ञापन भी सौंप दिया एडीएम साहब को। तो सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। टुडे न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। आपके टुडे 9 के सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत अभिवादन। पहली बार आपका इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, मैं तो अपने आप में ये एक अलग फीलिंग होती है। अलग फीलिंग कह लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत जिम्मेदारी की बात है जो आपने मुझे आज इंटरव्यू में बुलाया है और एक ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें अपना पक्ष रखना भी चाहिए। मैं एक सेनानी उत्तराधिकारी भी हूँ, तो उसमें मेरे को अपना पक्ष रखना चाहिए और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे पूरे क्षेत्र को बताना चाहिए कि हम लोगों ने ये कदम क्यों उठाया। बहुत ज़रूरी था। सेनानी परिवार के नाते जो पूरा हमारा ये क्षेत्र है, ये एक सेनानियों के द्वारा बसाया गया क्षेत्र और लोगों ने बहुत से लोगों को यहाँ पर तराई में बसाने का मौका मिला। जो सेनानी उत्तराधिकारी सेनानी परिवार के लोग यहाँ बसे, उन्होंने सबके साथ मिलके इस तराई को आबाद किया और तराई आज जिस स्वरूप में दिख रही, ये उन सेनानियों के प्रयासों से है। अब एक गांव के छोटे किसी मुद्दे पर दो छोटे से विवाद में, उस विवाद में सेनानी परिवारों को घसीट लेना, जिनका कोई उस विवाद से कोई लेना देना नहीं। दरऊ गांव में हाजी सरवर और हमारी पार्टी के एक नेता गफ़ार खां के बीच में एक सरकारी संपत्ति, शत्रु संपत्ति, ग्राम समाज की संपत्ति, जो हाजी सरवर ने और उनके परिवार के लोगों ने बरसों से अपने बाहुबल और अपनी दबंगई के दम पर जोत रखी थी, कब्जा कर रखी थी। उसमें एक जागरूक नागरिक के नाते गफ़ार खां जी ने उसमें सरकारी शिकायत की, सरकार के माध्यम से उसको कब्जा मुक्त कराया और उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला 30 एकड़ लगभग, उतनी बड़ी गौशाला वहाँ पर हमने मंजूर करा दी प्रशासन। फिर उस गौशाला में जाने के लिए एक रास्ता, एक चक रोड थी। अच्छा। उस चक रोड पे हाजी सरवर और उनके परिजनों के और उनके जो नज़दीकी लोग, उन लोगों ने पक्के निर्माण करके कब्जा कर रखा। तो जब प्रशासन वहाँ गया अपने गौशाला की जगह का निरीक्षण करने, तो वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं। नक्शे में रास्ता था, मौके पे नहीं था। तो गफ़ार खां की शिकायत पे वो कब्जा, चक रोड का कब्जा हटा दिया गया। पक्का निर्माण जो कर रखा हटा दिया तो उस पर झगड़ा हो गया। शिकायतकर्ता के ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की उस व्यक्ति की शिकायत। अब जब आप शिकायत हो गई, उस पर मुकदमा हुआ, उस पर राजनीति हुई, अलग प्रश्न है। जब पूरी राजनीति हो गई उस पर, तो सिंपैथी लेने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उस पूरी बात को ये कहा गया कि मैं सेनानी परिवार का हूँ और उसके बावजूद मेरे पर हमला किया जा रहा है, मेरे पर झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं और मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कभी उन्होंने अपने आप को सेनानी परिवार होने का कोई ऐसा दावा नहीं किया। दावा कब किया? जब वो एक मुकदमे में फंसे। विवाद तो कोई था नहीं, कब्जा इनका था, दुनिया जानती है। कब्जा मुक्त कराया गया प्रशासन के माध्यम से और जगह जगह उसमें जो
गफ्फार खान ने उसकी शिकायत की सीएम पोर्टल पे, शत्रु संपत्ति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार में, सबकी जांचें हुई, जांचें करके वो ज़मीन निकल गई, रास्ता खुल गया। तब तक इनको याद नहीं था कि वो सेनानी है। जब वो फंस गए तो बचने के लिए, आड़ लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, ये बताना कि साहब मैं सेनानी परिवार का हूँ और मेरे यहाँ से ऐसे ऐसे लोग शहीद हुए, उनको फांसी लगी और मेरे उत्पीड़न किया जा रहा है। चलिए यहाँ तक आप कहते तो सही था। आप खुद अपने आप को सेनानी होने का दावा करते हैं, अगर सही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। हमारी सभी सेनानियों का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन साथ ये कहना, खुद को सेनानी बताना और दूसरे सेनानियों को ये कहना कि जो बकरी चोरी करने में जेल चले गए वो भी सेनानी हो गए, तो ये दो बातें नहीं हो सकती। खुद सेनानी होने का दम भरना, दावा करना और उस सेनानी होने की आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास करना और दूसरे सेनानियों को गलत ठहराना या उनको नीचा दिखाना या उनको बकरी चोर से तुलना करना कि वो चोर थे, ये कहने के बाद सेनानी उत्तराधिकारी जो हमारा पूरा परिवार है उसको इस बात पर घोर आपत्ति है। आप अगर सेनानी होने का दावा करते हैं, आप साक्ष्य पेश कीजिए और जो सम्मान सेनानी को मिलना चाहिए आपको मिलेगा, हम भी देंगे। एक वही बात आ जाती है इसमें, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की, ठीक, अब उन्होंने जो कहा वो उनके निजी राय होगी या निजी व्यक्ति का जो भी राय होगी, उनके सोचा दिमाग में जो चल रहा था उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली इस पर। तो फिर माफ़ी मांगने के बाद भी हम देख रहे हैं कि मामला जो है राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। नहीं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जब वो माफ़ी मांग रहे थे तो सशस्त, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ इस विवाद से बचने के लिए उनको सिखा पढ़ा के, उनके साथ के जो लोग थे आनन फानन में उनसे जल्द माफ़ी मंगवा के, ताकि ये मामला जो है इससे पूरे क्षेत्र में और आक्रोश ना फैले, उनसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। उनको, उनके अंदर ग्लानि का भाव ही नहीं था। वो माफ़ी मांग रहे थे और माफ़ी मांगने के बाद नए आरोप लगा रहे थे, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी के अपने साथ और उनके पिताजी के साथ अपने परिवार के संबंधों का हवाला दे रहे थे, उस पर भी वो राजनीति कर रहे थे। मतलब माफ़ी मांगते हुए भी वो इस बात को राजनीति की चाशनी में लपेट के ऐसे परोस रहे थे कि माफ़ी भी मांग लूँ और ग्लानि भी ना हो। माफ़ी मांगनी है तो आपको आपके दिल से माफ़ी आनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप हाँ किसी चीज़ के लिए आप ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत कहा है। वो राजनीतिक माफ़ी थी, वो माफ़ी नहीं थी। वो राजनीति का मुलम्मा चढ़ा के एक ऐसी माफ़ी मांगी जा रही थी कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मैं कहने को माफ़ी भी मांग लूँ और मुझे ग्लानि भी ना हो। उन्हें कोई अफसोस नहीं माफ़ी मांगने, उनको अपनी टिप्पणी पे कोई अफसोस नहीं। अच्छा, जो आज आपने ज्ञापन दिया है तो उस ज्ञापन में एक लाइन जो है इसने मेरा ध्यान खींचा कि हम संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी उनके बयान से आहत हैं। जरूर, यह राष्ट्रद्रोह के समान कृत्य है व इससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। यह बयान देशभक्त लोगों को अपमानित करने वाला है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या मैं इसमें राष्ट्रद्रोह वाली बात कैसे आती है? हमारी भावना है जितने भी सेनानी हैं। मैं देखिए इस बात को इसलिए कहता हूँ, हमारा जो आज़ादी का संग्राम शुरू हुआ, जो बड़े स्तर पे शुरू हुआ, छोटी छोटी लड़ाइयों से नहीं, 1857 से। 1857 में बहुत सा संग्राम हुआ, पूरे देश में लड़ाई लड़ी गई, हम उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर हमने 90 साल तक इस पर संघर्ष किया। 1857 से लेके और अगले 50 सालों में 1900, 1910, 1915 गांधी जी के आने के बाद वो आंदोलन छोटी जगहों में, छुटपुट आंदोलन कई जगहों में संघर्ष हो रहे हैं। किस शहर में हो रहा है? बलिया में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, बरेली में हो रहा है। इस पूरे को गांधी जी के आने के बाद जब वो एक राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने इसको माना गया, इतिहास कहता है कि फिर वो नेशनल मूवमेंट हो गया। नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1942 में, राष्ट्रीय आंदोलन। वो तो अपने आप में राष्ट्रीय है। हमारा आज़ादी का संघर्ष इस देश की आज़ादी का संघर्ष नहीं है, इस राष्ट्र के प्रादुर्भाव का, उसके अभ्युदय का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन इस देश को राष्ट्र बनाने में, राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही।
हम राजतंत्र में थे, कई जगह हम अंग्रेजों के बीच शासन में थे और कई जगह हम राजाओं के शासन में थे। पूरे देश को राष्ट्रीय आंदोलन ने एक राष्ट्र का रूप दिया, जो हम बहुत पहले थे, लेकिन बीच के मध्यकाल में और अंग्रेजों के शासन काल में हमारा राष्ट्रीय स्वरूप कहीं खो गया था। आंदोलन के बाद वो एक राष्ट्रीय हमारी भूमिका बनी। 47 में राष्ट्र का जन्म हुआ, तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो राष्ट्र के धरोहर इसीलिए तो हैं, वो राष्ट्र के प्रतीक हैं। इस राष्ट्र के बनाने में उन लोगों ने अपना खून और पसीना और अपनी जान दी है। कोई फांसी चढ़ा है राष्ट्र के नाम, तो हमारी राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो, और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान हुआ है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर का अपमान हुआ है। हमारे राष्ट्र के जो सबसे बड़े, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। कई लोग उसमें हमारे नेतृत्व करते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, भगत सिंह जी थे, हमारे गांधी जी थे, ऐसे बहुत से लोग, चंद्रशेखर जी, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु। ये लोग क्या हैं? ये व्यक्ति नहीं है, ये इस राष्ट्र की संपत्ति है, इस राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका अपमान राष्ट्रीय अपमान है। तो मैं इस मामले में समझता हूँ, अगर किसी भी सेनानी का, वो यहाँ नहीं जो तराई में बसे हैं, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर और अरुणाचल तक, और कोई भी सेनानी है, किसी भी सेनानी का किसी के माध्यम से, किसी के व्यवहार से या उनके कथन से या उनके किसी कर्मों से अगर उसका अपमान होता है तो राष्ट्रीय अपमान है, और इसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सामुदायिक सौहार्द बिगड़ता है इन सब बातों से, मैंने इसके अलावा ये भी मांग की है कि जो हमारी बीएनएस की धारा है उसके अंतर्गत भी मुकदमा किया जाए। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये मामला अभी और खिंचेगा? नहीं, हम किसी मामले को खींचने या लपेटने या उसको, क्योंकि मैं इच्छुक नहीं। जिस तरीके से ये देखा कि उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की, ठीक है, उसके बाद माफी मांगी, उसके बाद उनका पुतला दहन हुआ, उसके बाद ज्ञापन सौंपे गए, तो मामला थमने का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन मामले का जो जोर है वो और बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ अभी हाल के। एक गदरपुर में एक चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक अनिल सिंह जी ने, उन्होंने एक समुदाय विशेष के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसका विरोध हुआ और कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे पार्टी के मंत्री ने एक टिप्पणी की, उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी, सरकार ने उसमें माफ़ी मांगी, लेकिन बाद में जन आक्रोश के आगे उनको इस्तीफा देना पड़ा। से आरोप मात्र से हमारी पार्टी के एक पार्षद हैं, उन पर कल ही आरोप लगा और आज ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम पार्टी में अपनी नैतिकता और शुचिता का ध्यान रखते हैं। अगर किसी गंभीर मामले में कोई गंभीर आरोप लगता है जिससे आम जनमानस में जन आक्रोश होता है और लोगों में ये मैसेज जाता है कि ये जो व्यक्ति है या ये जो संस्था है, ये असम्मान की भावना से इन्होंने जो कृत्य किया है, वो किसी भी व्यक्ति या किसी समूह या किसी संस्था के प्रति आपत्तिजनक है, तो जिस संस्था से वो बिलोंग करते हैं, जिससे वो संबंध रखते हैं, उसको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस का एक पीसीसी मेंबर, पूर्व में विधानसभा लड़ चुका, पार्टी के बड़े बड़े प्रदेश सचिव और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाला व्यक्ति संगठन, अगर उसकी राय, निजी राय भी सेनानियों के प्रति आपत्तिजनक है, तो पार्टी को उससे किनारा करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, क्योंकि दावा करती है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जितना संग्राम था कांग्रेस ने कहा कि हमने लड़ा और हमने देश को आज़ादी दिलाई और ये किया वो किया, तो जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई सेनानियों को और उनकी पार्टी का कोई सदस्य उन सेनानियों के प्रति ऐसी दुर्भावना रखता है, तो हम कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं कि उनको सबसे पहले कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, ये दिखाते हुए कि हाँ, वो सेनानियों का वैसे ही सम्मान करती है जैसे देश की जनता सेनानियों का सम्मान करती है और जैसा कांग्रेस को सम्मान करना चाहिए। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करें, ये खेद प्रकट करें उसके बावजूद भी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद हैं मनीष शुक्ला जी, और इन्होंने आज जो ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को सौंपा था ना, एडीएम साहब को, तो उसमें हाजी सरवर यार खां पर राष्ट्रद्रोह लगाने की डिमांड भी रखी गई है।
खैर ये तो आगे की बात है कि ज्ञापन के बाद कार्रवाई किस स्तर तक होती है, क्योंकि ये चीज़ अब प्रशासन के हाथ में चली जाती है। तो विरोध तो काफ़ी हो रहा है और किच्छा थाने में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, जो कि गफ्फार खान ने करवाया था। ऐसे ही इसी मामले को आगे भी कवर करते हुए चलेंगे और इस वक्त हमने मनीष शुक्ला जी की राय जानी, गफ्फार खान की राय भी जान चुके हैं और दूसरे पक्ष की राय भी जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात करें और उनकी राय भी आपके सामने रखें। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।